इंडिया। भारत आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य ISO भारत गणराज्य दक्षिण एशिया में एक देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह 7वां सबसे बड़ा देश है। जून 2023 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश और 1947 में अपनी स्वतंत्रता के समय से दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा, यह पश्चिम में पाकिस्तान के साथ जमीनी सीमा साझा करता है। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हिंद महासागर में भारत, श्रीलंका और मालदीव के आसपास है। इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। आधुनिक मानव लगभग 55,000 वर्ष पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए। उनके लंबे व्यवसाय ने शुरू में शिकारी संग्रहकर्ताओं के रूप में अलगाव के विभिन्न रूपों में इस क्षेत्र को अत्यधिक विविध बना दिया है, जो मानव आनुवंशिक विविधता में अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर है। 9,000 साल पहले सिंधु नदी बेसिन के पश्चिमी किनारे पर उपमहाद्वीप में बसे हुए जीवन का उदय हुआ, जो धीरे धीरे तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। 1200 ईसा पूर्व तक संस्कृत का एक पुरातन रूप, एक इंडो यूरोपीय भाषा, उत्तर पश्चिम से भारत में फैल गया था। इसका प्रमाण आज ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलता है, एक मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित जो पूरी तरह से सतर्क थी। ऋग्वेद भारत में हिंदू धर्म के उदय को दर्ज करता है। भारत की द्रविड़ भाषाओं को उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में विस्थापित कर दिया गया। 400 ईसा पूर्व तक हिंदू धर्म के भीतर जाति द्वारा स्तरीकरण और बहिष्कार उभरा था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म उभरे थे, जिन्होंने आनुवंशिकता से असंबद्ध सामाजिक आदेशों की घोषणा की थी। प्रारंभिक राजनीतिक एकीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित ढीले-ढाले मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका सामूहिक युग व्यापक रचनात्मकता से परिपूर्ण था, लेकिन महिलाओं की गिरती स्थिति और अस्पृश्यता को विश्वास की एक संगठित प्रणाली में शामिल करने से भी चिह्नित था। दक्षिण भारत में मध्य साम्राज्यों ने द्रविड़ भाषा की लिपियों और धार्मिक संस्कृतियों को दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों को निर्यात किया। प्रारंभिक मध्ययुगीन युग में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर स्थापित हो गए। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने रुक रुक कर भारत के उत्तरी मैदानों पर कब्जा किया, अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उत्तरी भारत को मध्ययुगीन इस्लाम के महानगरीय नेटवर्क में शामिल किया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति का निर्माण किया। पंजाब में संस्थागत धर्म को खारिज करते हुए सिख धर्म का उदय हुआ। 1526 में मुगल साम्राज्य ने 2 सदियों की अपेक्षाकृत शांति की शुरुआत की, जो चमकदार वास्तुकला की विरासत छोड़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का धीरे धीरे विस्तार हुआ, जिससे भारत एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया, लेकिन साथ ही इसकी संप्रभुता भी मजबूत हुई। ब्रिटिश क्राउन शासन 1858 में शुरू हुआ। भारतीयों को दिए गए अधिकार धीरे धीरे दिए गए, लेकिन तकनीकी परिवर्तन पेश किए गए और शिक्षा और सार्वजनिक जीवन के आधुनिक विचारों ने जड़ें जमा ली। एक अग्रणी और प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन उभरा, जो अहिंसक प्रतिरोध के लिए जाना जाता था और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने में प्रमुख कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था, एक हिंदू बहुल डोमिनियन ऑफ इंडिया और एक मुस्लिम बहुमत डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। बड़े पैमाने पर जीवन की हानि और अभूतपूर्व प्रवासन। भारत 1950 से एक संघीय गणराज्य रहा है, जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली के माध्यम से शासित होता है। यह एक बहुलवादी, बहुभाषी और बहुजातीय समाज है। भारत की जनसंख्या 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2022 में लगभग 1.4 बिलियन हो गई। इसी दौरान इसकी नाममात्र प्रति व्यक्ति आय 64 अमेरिकी डॉलर सालाना से बढ़कर 2,601 अमेरिकी डॉलर हो गई और इसकी साक्षरता दर 16.6% से 74% हो गई। 1951 में तुलनात्मक रूप से एक गरीब देश होने से भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था और बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। भारत के पास कई नियोजित या पूर्ण किए गए अलौकिक मिशनों वाला एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में बढ़ती भूमिका निभा रही है। भारत ने अपनी गरीबी की दर को काफी हद तक कम कर लिया है, हालांकि बढ़ती आर्थिक असमानता की कीमत पर। भारत एक परमाणु हथियार संपन्न देश है, जो सैन्य खर्च के मामले में ऊंचे स्थान पर है।
कश्मीर पर उसके पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के साथ उसके विवाद है, जो 20वीं सदी के मध्य से अनसुलझे हैं। भारत के सामने मौजूद सामाजिक आर्थिक चुनौतियों में लैंगिक असमानता, बाल कुपोषण और वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर शामिल है। भारत की भूमि विशाल विविधता वाली है, जिसमें 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसके क्षेत्रफल का 21.7% भाग वन क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का वन्य जीवन, जिसे पारंपरिक रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में समर्थित है। शब्द साधन। भारत के नाम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 3रा संस्करण 2009 के अनुसार इंडिया नाम शास्त्रीय लैटिन इंडिया से लिया गया है, जो दक्षिण एशिया और इसके पूर्व में एक अनिश्चित क्षेत्र का संदर्भ है। बदले में भारत नाम क्रमिक रूप से हेलेनिस्टिक ग्रीक इंडिया, प्राचीन ग्रीक इंडोस, पुराने फारसी हिंदूश, अकेमेनिड साम्राज्य का एक पूर्वी प्रांत और अंततः इसके सजातीय संस्कृत सिंधु या नदी से लिया गया है। विशेष रूप से सिंधु नदी और निहितार्थ से इसका सुव्यवस्थित दक्षिणी बेसिन। प्राचीन यूनानी भारतीयों को इंडोई कहते थे, जिसका अनुवाद सिंधु के लोग होता है। भारत शब्द, जिसका उल्लेख भारतीय महाकाव्य काव्य और भारत के संविधान का उपयोग कई भारतीय भाषाओं में इसके विभिन्न रूपों में किया जाता है। ऐतिहासिक नाम भारतवर्ष, जो मूल रूप से उत्तर भारत, 19वीं सदी के मध्य से भारत को भारत के मूल नाम के रूप में लोकप्रियता मिली। हिंदुस्तान भारत के लिए एक मध्य फारसी नाम है, जो 13वीं शताब्दी तक लोकप्रिय हो गया और मुगल साम्राज्य के युग के बाद से इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। वर्तमान उत्तरी भारत और पाकिस्तान या लगभग संपूर्ण भारत को हिंदुस्तान का अर्थ। इतिहास। भारत का इतिहास और भारतीय गणराज्य का इतिहास। प्राचीन भारत। लगभग 55,000 साल पहले आधुनिक मानव या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। दक्षिण एशिया में सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव अवशेष लगभग 30,000 साल पहले का है। 6500 ईसा पूर्व के बाद मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, पाकिस्तान के अन्य स्थलों में खाद्य फसलों और जानवरों को पालतू बनाने, स्थायी संरचनाओं के निर्माण और कृषि अधिशेष के भंडारण के साक्ष्य दिखाई दिए। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति, जो 2500 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में विकसित हुई। मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन जैसे शहरों के आसपास केंद्रित और निर्वाह के विभिन्न रूपों पर निर्भर सभ्यता शिल्प उत्पादन और व्यापक व्यापार में मजबूती से लगी हुई थी। 2000 से 500 ईसा पूर्व की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप के कई क्षेत्र ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों से लौह युग की संस्कृतियों में परिवर्तित हो गए। वेद, हिंदू धर्म से जुड़े सबसे पुराने ग्रंथ, की रचना इसी अवधि के दौरान की गई थी और इतिहासकारों ने पंजाब क्षेत्र और ऊपरी गंगा के मैदान में वैदिक संस्कृति का अनुमान लगाने के लिए इनका विश्लेषण किया है। अधिकांश इतिहासकार इस अवधि को उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में इंडो आर्यन प्रवास की कई लहरों को शामिल करने वाला मानते हैं। जाति व्यवस्था, जिसने पुजारियों, योद्धाओं और स्वतंत्र किसानों का एक पदानुक्रम बनाया, लेकिन जिसने स्वदेशी लोगों को उनके व्यवसायों को अशुद्ध कहकर बाहर कर दिया, इस अवधि के दौरान उत्पन्न हुई। दक्कन के पठार पर इस काल के पुरातात्विक साक्ष्य राजनीतिक संगठन के एक प्रमुख चरण के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। दक्षिण भारत में गतिहीन जीवन की ओर प्रगति का संकेत इस काल के बड़ी संख्या में महापाषाण स्मारकों से मिलता है। साथ ही आसपास कृषि, सिंचाई टैंक और शिल्प परंपराओं के निशान भी मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा के मैदान और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के छोटे राज्य और सरदार 16 प्रमुख कुलीन तंत्रों और राजतंत्रों में समेकित हो गए थे, जिन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता था। उभरते शहरीकरण ने गैरवैदिक धार्मिक आंदोलनों को जन्म दिया, जिनमें से 2 स्वतंत्र धर्म बन गए। जैन धर्म अपने आदर्श महावीर के जीवन के दौरान प्रमुखता से आया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित बौद्ध धर्म ने मध्यम वर्ग को छोड़कर सभी सामाजिक वर्गों के अनुयायियों को आकर्षित किया। भारत में दर्ज इतिहास की शुरुआत में बुद्ध के जीवन का वर्णन करना केंद्रीय था। बढ़ती शहरी संपत्ति के युग में दोनों धर्मों ने त्याग को एक आदर्श के रूप में रखा और दोनों ने लंबे समय तक चलने वाली मठवासी परंपराओं की स्थापना की। राजनीतिक रूप से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य के रूप में उभरने के लिए अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया था या उन्हें कम कर दिया था। एक समय ऐसा माना जाता था कि साम्राज्य ने सुदूर दक्षिण को छोड़कर उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित कर लिया था, लेकिन अब माना जाता है
कि इसके मुख्य क्षेत्र बड़े स्वायत्त क्षेत्रों से अलग हो गए हैं। मौर्य राजा अपने साम्राज्य निर्माण और सार्वजनिक जीवन के दृढ़ प्रबंधन के लिए उतने ही जाने जाते हैं जितना कि अशोक के सैन्यवाद के त्याग और बौद्ध धर्म की दूर दूर तक वकालत के लिए। तमिल भाषा के संगम साहित्य से पता चलता है कि 200 ईसा पूर्व और 200 सी के बीच दक्षिणी प्रायद्वीप पर चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का शासन था, जो रोमन साम्राज्य और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। उत्तर भारत में हिंदू धर्म ने परिवार के भीतर पितृसत्तात्मक नियंत्रण पर जोर दिया, जिससे महिलाओं की अधीनता बढ़ गई। चौथी और 5वीं शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य ने वृहद गंगा मैदान में प्रशासन और कराधान की एक जटिल प्रणाली बनाई थी। यह प्रणाली बाद के भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बन गई। गुप्तों के तहत अनुष्ठान के प्रबंधन के बजाय भक्ति पर आधारित एक नवीनीकृत हिंदू धर्म ने खुद को स्थापित करना शुरू कर दिया। यह नवीनीकरण मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास में परिलक्षित हुआ, जिसे शहरी अभिजात वर्ग के बीच संरक्षक मिला। शास्त्रीय संस्कृत साहित्य भी फलाफूला और भारतीय विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित ने महत्वपूर्ण प्रगति की। मध्यकालीन भारत। भारतीय प्रारंभिक मध्ययुगीन युग 600 से 1200 ईस्वी तक क्षेत्रीय साम्राज्यों और सांस्कृतिक विविधता द्वारा परिभाषित किया गया है। जब 606 से 647 ई तक सिंधुगंगा के मैदान के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले कन्नौज के हर्ष ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया, तो वह दक्कन के चालुक्य शासक से हार गया। जब उनके उत्तराधिकारी ने पूर्व की ओर विस्तार करने का प्रयास किया, तो उन्हें बंगाल के पाल राजा ने हरा दिया। जब चालुक्यों ने दक्षिण की ओर विस्तार करने का प्रयास किया, तो वे सुदूर दक्षिण के पल्लवों से हार गए, जिनका बदले में सुदूर दक्षिण के पांड्यों और चोलों ने विरोध किया। इस काल का कोई भी शासक एक साम्राज्य बनाने और अपने मूल क्षेत्र से कहीं अधिक भूमि पर लगातार नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं था। इस समय के दौरान देहाती लोगों, जिनकी भूमि को बढ़ती कृषि अर्थव्यवस्था के लिए रास्ता बनाने के लिए साफ कर दिया गया था, को जाति समाज के भीतर समायोजित किया गया था, जैसे कि नए गैर पारंपरिक शासक वर्ग थे। परिणाम स्वरूप जाति व्यवस्था में क्षेत्रीय अंतर दिखाई देने लगा। 6 और 7वीं शताब्दी में पहली भक्ति भजन तमिल भाषा में बनाया गया था। पूरे भारत में उनका अनुकरण किया गया और इससे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और उपमहाद्वीप की सभी आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ। भारतीय राजघराने, बड़े और छोटे, और उनके द्वारा संरक्षित मंदिरों ने बड़ी संख्या में नागरिकों को राजधानी शहरों की ओर आकर्षित किया, जो आर्थिक केंद्र भी बन गए। जैसे ही भारत में एक और शहरीकरण हुआ, विभिन्न आकार के मंदिर शहर हर जगह दिखाई देने लगे। 8वीं और 9वीं शताब्दी तक प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में महसूस किया गया, क्योंकि दक्षिण भारतीय संस्कृति और राजनीतिक प्रणालियों को उन भूमियों पर निर्यात किया गया जो आधुनिक म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस का हिस्सा बन गई। मलेशिया और इंडोनेशिया। भारतीय व्यापारी, विद्वान और कभी कभी सेनाएं इस प्रसारण में शामिल थी। दक्षिण पूर्व एशियाई लोगों ने भी पहल की। कई लोगों ने भारतीय मदरसों में प्रवास किया और बौद्ध और हिंदू ग्रंथों का अपनी भाषाओं में अनुवाद किया। 10वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम मध्य एशियाई खानाबदोश कबीलों ने तेज-तर्रार घुड़सवार सेना का इस्तेमाल करते हुए और जातीयता और धर्म के आधार पर एकजुट होकर विशाल सेनाएं खड़ी की, बार बार दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी मैदानों पर कब्जा किया, जिससे अंततः 1206 में इस्लामी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सल्तनत को उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर कब्जा करना था और दक्षिण भारत में कई हमले करने थे। हालांकि शुरुआत में यह भारतीय अभिजात वर्ग के लिए विघटनकारी था, लेकिन सल्तनत ने बड़े पैमाने पर अपनी विशाल गैर मुस्लिम आबादी को अपने कानूनों और रीति रिवाजों पर छोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में मंगोल हमलावरों को बार बार खदेड़कर सल्तनत ने भारत को पश्चिम और मध्य एशिया में हुई तबाही से बचाया, जिससे भागे हुए सैनिकों, विद्वानों, रहस्यवादियों, व्यापारियों, कलाकारों के सदियों के प्रवास की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और उस क्षेत्र के कारीगर उपमहाद्वीप में आए, जिससे उत्तर में एक समन्वित भारत इस्लामिक संस्कृति का निर्माण हुआ। सल्तनत के आक्रमण और दक्षिण भारत के क्षेत्रीय राज्यों को कमजोर करने से स्वदेशी विजयनगर साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक मजबूत शैव परंपरा को अपनाते हुए और सल्तनत की सैन्य तकनीक पर निर्माण करते हुए साम्राज्य ने प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित कर लिया और उसके बाद लंबे समय तक दक्षिण भारतीय समाज को प्रभावित करना पड़ा। प्रारंभिक आधुनिक भारत। 16वीं सदी की शुरुआत में उत्तरी भारत, जो तब मुख्य रूप से मुस्लिम शासकों के अधीन था, फिर से मध्य एशियाई योद्धाओं की एक नई पीढ़ी की बेहतर गतिशीलता और मारक क्षमता के अधीन हो गया।
परिणामस्वरूप मुगल साम्राज्य ने जिन स्थानीय समाजों पर शासन किया, उन पर कोई रोक नहीं लगाई। इसके बजाय इसने नई प्रशासनिक प्रथाओं और विविध और समावेशी शासक अभिजात वर्ग के माध्यम से उन्हें संतुलित और शांत किया, जिससे अधिक व्यवस्थित, केंद्रीकृत और समान शासन हुआ। जनजातीय बंधनों और इस्लामी पहचान को त्याग कर विशेष रूप से अकबर के अधीन मुगलों ने फारस की संस्कृति के माध्यम से व्यक्त वफादारी के माध्यम से अपने दूरदराज के क्षेत्रों को एक ऐसे सम्राट के प्रति एकजुट किया जिसकी स्थिति लगभग दैवीय थी। मुगल राज्य की आर्थिक नीतियां कृषि से अधिकांश राजस्व प्राप्त करना और यह अनिवार्य करना कि करों का भुगतान अच्छी तरह से विनियमित चांदी मुद्रा में किया जाए, ने किसानों और कारीगरों को बड़े बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। 17वीं शताब्दी के दौरान साम्राज्य द्वारा बनाए रखी गई सापेक्ष शांति भारत के आर्थिक विस्तार का एक कारक थी, जिसके परिणामस्वरूप चित्रकला, साहित्यिक रूपों, वस्त्रों और वास्तुकला को अधिक संरक्षण मिला। उत्तरी और पश्चिमी भारत में मराठों, राजपूतों और सिखों जैसे नए सुसंगत सामाजिक समूहों ने मुगल शासन के दौरान सैन्य और शासकीय महत्वाकांक्षाएं हासिल की, जिसने सहयोग या प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से उन्हें मान्यता और सैन्य अनुभव दोनों दिए। मुगल शासन के दौरान वाणिज्य के विस्तार ने दक्षिणी और पूर्वी भारत के तटों पर नए भारतीय वाणिज्यिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग को जन्म दिया। जैसे जैसे साम्राज्य विकसित हुआ, इन कुलीनों में से कई अपने स्वयं के मामलों को खोजने और नियंत्रित करने में सक्षम हो गए। 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक वाणिज्यिक और राजनीतिक प्रभुत्व के बीच की रेखाएं तेजी से धुंधली होती जा रही थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सहित कई यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने तटीय चौकियां स्थापित कर ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्र पर नियंत्रण, अधिक संसाधन और अधिक उन्नत सैन्य प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी ने उसे अपनी सैन्य ताकत पर जोर देने के लिए प्रेरित किया और इसे भारतीय अभिजात वर्ग के एक हिस्से के लिए आकर्षक बना दिया। ये कारक कंपनी को 1765 तक बंगाल क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने और अन्य यूरोपीय कंपनियों को किनारे करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण थे। बंगाल के धन तक इसकी पहुंच और इसके बाद इसकी सेना की ताकत और आकार में वृद्धि ने इसे 1820 के दशक तक भारत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करने या अपने अधीन करने में सक्षम बनाया। भारत अब पहले की तरह विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय ब्रिटिश साम्राज्य को कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा था। कई इतिहासकार इसे भारत के औपनिवेशिक काल की शुरुआत मानते हैं। इस समय तक ब्रिटिश संसद द्वारा अपनी आर्थिक शक्ति को गंभीर रूप से कम कर दिए जाने और प्रभावी रूप से ब्रिटिश प्रशासन की एक शाखा बना दिए जाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और संस्कृति सहित गैरार्थिक क्षेत्रों में अधिक सचेत रूप से प्रवेश करना शुरू कर दिया। आधुनिक भारत, भारतीय गणराज्य का इतिहास। इतिहासकार भारत का आधुनिक युग 1848 और 1885 के बीच शुरू हुआ मानते हैं। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी की नियुक्ति ने एक आधुनिक राज्य के लिए आवश्यक परिवर्तनों के लिए मंच तैयार किया। इनमें संप्रभुता का सुदृढ़ीकरण और सीमांकन, जनसंख्या की निगरानी और नागरिकों की शिक्षा शामिल थी। तकनीकी परिवर्तन उनमें से रेलवे, नहरें और टेलीग्राफ यूरोप में उनके आगमन के कुछ समय बाद ही शुरू किए गए थे। हालांकि इस दौरान कंपनी के प्रति असंतोष भी बढ़ा और 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत हुई। आक्रामक ब्रिटिश शैली के सामाजिक सुधारों, कठोर भूमि करों और कुछ अमीर जमींदारों और राजकुमारों के साथ दुर्व्यवहार सहित विभिन्न आक्रोशों और धारणाओं से तंग आकर विद्रोह ने उत्तरी और मध्य भारत के कई क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया और कंपनी शासन की नींव हिला दी। हालांकि 1858 तक विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का विघटन हो गया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। एकात्मक राज्य और एक क्रमिक लेकिन सीमित ब्रिटिश शैली की संसदीय प्रणाली की घोषणा करते हुए नए शासकों ने भविष्य की अशांति के खिलाफ सामंती सुरक्षा के रूप में राजकुमारों और जमींदारों की भी रक्षा की। बाद के दशकों में सार्वजनिक जीवन धीरे धीरे पूरे भारत में उभरा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रौद्योगिकी की तेजी और कृषि के व्यावसायीकरण के कारण आर्थिक झटके लगे और कई छोटे किसान दूरदराज के बाजारों की इच्छा पर निर्भर हो गए। बड़े पैमाने पर अकालों की संख्या में वृद्धि हुई और भारतीय करदाताओं द्वारा वहन किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के जोखिमों के बावजूद भारतीयों के लिए बहुत कम औद्योगिक रोजगार उत्पन्न हुआ। लाभकारी प्रभाव भी थे। वाणिज्यिक फसल, विशेष रूप से नव नहर वाले पंजाब में आंतरिक खपत के लिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई।
रेलवे नेटवर्क ने गंभीर अकाल राहत प्रदान की, माल ले जाने की लागत में उल्लेखनीय कमी आई और उभरते भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग को मदद मिली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें लगभग 10 लाख भारतीयों ने सेवा की, एक नया दौर शुरू हुआ। इसे ब्रिटिश सुधारों के साथ साथ दमनकारी कानून, स्वशासन के लिए अधिक कठोर भारतीय आह्वान और असहयोग के अहिंसक आंदोलन की शुरुआत द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसके नेता और स्थायी प्रतीक महात्मा गांधी बने। 1930 के दशक के दौरान अंग्रेजों द्वारा धीमा विधायी सुधार लागू किया गया था। परिणामी चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की। अगला दशक संकटों से घिरा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की भागीदारी, असहयोग के लिए कांग्रेस का अंतिम प्रयास और मुस्लिम राष्ट्रवाद का उभार। 1947 में स्वतंत्रता के आगमन तक सभी सीमित थे, लेकिन भारत के दो राज्यों में विभाजन के कारण संयमित हो गए, भारत और पाकिस्तान। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत की आत्मछवि के लिए महत्वपूर्ण उसका संविधान था, जो 1950 में पूरा हुआ, जिसने एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। लंदन घोषणा के अनुसार भारत ने राष्ट्रमंडल की अपनी सदस्यता बरकरार रखी और इसके अंतर्गत पहला गणतंत्र बन गया। आर्थिक उदारीकरण, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ और तकनीकी जानकारी के लिए सोवियत संघ के साथ सहयोग, ने एक बड़े शहरी मध्यम वर्ग का निर्माण किया, भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक में बदल दिया और अपना भूराजनीतिक प्रभाव बढ़ाया। फिर भी भारत भी ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह की गरीबी से प्रभावित है। धार्मिक और जाति संबंधी हिंसा से, माओवाद से प्रेरित नक्सली विद्रोहियों द्वारा और जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत में अलगाववाद द्वारा। चीन और पाकिस्तान के साथ इसके अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद है। भारत की निरंतर लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं दुनिया के नए देशों के बीच अद्वितीय है। हालांकि इसकी हालिया आर्थिक सफलताओं के बावजूद इसकी वंचित आबादी के लिए अभाव से मुक्ति अभी भी एक लक्ष्य है, जिसे हासिल किया जाना बाकी है। भूगोल। भारत का भूगोल। भारत भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा है, जो भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है, जो इंडोस्ट्रेलियाई प्लेट का एक हिस्सा है। भारत की परिभाषित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं 75 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुई, जब भारतीय प्लेट, जो उस समय दक्षिणी सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना का हिस्सा थी, ने उत्तर पूर्व की ओर बहाव शुरू किया, जो इसके दक्षिण पश्चिम और बाद में दक्षिण और दक्षिण पूर्व में फैलने वाले समुद्री तल के कारण हुआ। इसके साथ ही इसके उत्तर पूर्व में विशाल टेथियन समुद्री परत यूरेशियन प्लेट के नीचे दबने लगी। पृथ्वी के आवरण में संवहन द्वारा संचालित इन दोहरी प्रक्रियाओं ने हिंद महासागर का निर्माण किया और भारतीय महाद्वीपीय परत को अंततः यूरेशिया को कम करने और हिमालय को ऊपर उठाने का कारण बना। उभरते हिमालय के ठीक दक्षिण में प्लेट आंदोलन ने एक विशाल अर्धचंद्राकार गर्त का निर्माण किया, जो तेजी से नदीजनित तलछट से भर गया और अब सिंधु गंगा के मैदान का निर्माण करता है। मूल भारतीय प्लेट पहली बार प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला में तलछट के ऊपर दिखाई देती है, जो दिल्ली रिज से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। पश्चिम में थार मरुस्थल है, जिसके पूर्वी विस्तार को अरावली द्वारा रोका गया है। शेष भारतीय प्लेट प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जीवित है, जो भारत का सबसे पुराना और भूवैज्ञानिक रूप से सबसे स्थिर हिस्सा है। यह मध्य भारत में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला तक उत्तर की ओर फैला हुआ है। ये समानांतर श्रृंखलाएं पश्चिम में गुजरात में अरब सागर तट से लेकर पूर्व में झारखंड में कोयला समृद्ध छोटा नागपुर पठार तक चलती है। दक्षिण में शेष प्रायद्वीपीय भूभाग, दक्कन का पठार, पश्चिम और पूर्व में पश्चिमी और पूर्वी घाट के नाम से जानी जाने वाली तटीय श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस पठार में देश की सबसे पुरानी चट्टानें मौजूद है, कुछ 1 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस तरह से गठित भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 44 और 35 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश एन और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7517 किलोमीटर 4700 मील है। इस दूरी में से 5423 किलोमीटर 3400 मील प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है और 2094 किलोमीटर 1300 मील अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप श्रृंखलाओं से संबंधित है। 183 भारतीय नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक चार्ट के अनुसार मुख्य भूमि के समुद्र तट में निम्नलिखित शामिल है: 43% रेतीले समुद्र तट चट्टानों सहित 11% चट्टानी तट और 46% मडफ्लैट या दलदली तट। भारत से होकर बहने वाली प्रमुख हिमालय उत्पत्ति नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र शामिल है, जो दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में यमुना और कोसी शामिल है,
लंबे समय तक गाद जमाव के कारण होने वाली उत्तरार्ध की बेहद कम ढाल गंभीर बाढ़ और पाठ्यक्रम परिवर्तन का कारण बनती है। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जिनकी तीव्र ढाल उनके पानी को बाढ़ से रोकती है, उनमें गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा शामिल है, जो बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है, और नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती है। तटीय विशेषताओं में पश्चिमी भारत का कच्छ का दलदली रण और पूर्वी भारत का जलोढ़ सुंदरबन डेल्टा शामिल है। बाद वाले को बांग्लादेश के साथ साझा किया जाता है। भारत में 2 द्वीप समूह है, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर प्रवाल द्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अंडमान सागर में एक ज्वालामुखी श्रृंखला। भारतीय जलवायु हिमालय और थार रेगिस्तान से काफी प्रभावित है, जो आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गर्मियों और सर्दियों के मानसून को संचालित करते हैं। हिमालय ठंडी मध्य एशियाई कांटाबेटिक हवाओं को आने से रोकता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप का बड़ा हिस्सा समान अक्षांशों के अधिकांश स्थानों की तुलना में गर्म रहता है। थार रेगिस्तान नमी से भरपूर दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाओं को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो जून और अक्टूबर के बीच भारत की अधिकांश वर्षा प्रदान करती है। भारत में 4 प्रमुख जलवायु समूह प्रबल है: उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र और पर्वतीय। 1901 और 2018 के बीच भारत में तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस 1.3 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। भारत में जलवायु परिवर्तन को अक्सर इसका कारण माना जाता है। हिमालय के ग्लेशियरों के पीछे हटने से गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख हिमालयी नदियों की प्रवाह दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ वर्तमान अनुमानों के अनुसार वर्तमान सदी के अंत तक भारत में सूखे की संख्या और गंभीरता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। जैव विविधता। भारत में वानिकी और भारत के वन्यजीव। भारत एक विशाल विविधता वाला देश है। यह शब्द 17 देशों के लिए प्रयुक्त होता है जो उच्च जैविक विविधता प्रदर्शित करते हैं और जिनमें कई प्रजातियां विशेष रूप से स्वदेशी या स्थानिक हैं। भारत सभी स्तनपायी प्रजातियों में से 8.6%, पक्षी प्रजातियों में से 13.7%, सरीसृप प्रजातियों में से 7.9%, उभयचर प्रजातियों में से 6%, मछली प्रजातियों में से 12.2% और सभी फूल पौधों की प्रजातियों में से 6.0% का निवास स्थान है। पूरी तरह से भारतीय पौधों की 1/3 प्रजातियां स्थानिक है। भारत में दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 4 शामिल है, या ऐसे क्षेत्र जो उच्च स्थानिकता की उपस्थिति में महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान को प्रदर्शित करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 किलोमीटर 2,75,595 वर्ग मील है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 21.71% है। इसे आगे चंदवा घनत्व की व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, या इसके पेड़ की छतरी से आच्छादित जंगल के क्षेत्र का अनुपात। बहुत घना जंगल, जिसका छत्र घनत्व 70% से अधिक है, भारत के 3.02% भूमि क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह अंडमान द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत के उष्णकटिबंधीय नम जंगल में प्रमुखता से पाया जाता है। मध्यम सघन वन, जिसका छत्र घनत्व 40% से 70% के बीच है, भारत के 9.39% भूमि क्षेत्र पर व्याप्त है। यह हिमालय के समशीतोष्ण शंकुधारी वन, पूर्वी भारत के नम पर्णपाती साल वन और मध्य और दक्षिणी भारत के शुष्क पर्णपाती सागौन वन में प्रमुखता से पाया जाता है। खुला जंगल, जिसका छत्र घनत्व 10% से 40% के बीच है, भारत के 9.26% भूमि क्षेत्र पर व्याप्त है। भारत में कंटीले जंगलों के 2 प्राकृतिक क्षेत्र हैं, एक दक्कन के पठार में पश्चिमी घाट के ठीक पूर्व में और दूसरा सिंधुगंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में, जो अब सिंचाई द्वारा समृद्ध कृषि भूमि में बदल गया है। इसकी विशेषताएं अब दिखाई नहीं दे रही हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उल्लेखनीय स्वदेशी पेड़ों में कसेला अजादिराक्टा इंडिका या नीम शामिल है, जिसका व्यापक रूप से ग्रामीण भारतीय हर्बल चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, और शानदार फिकस रिलीजियोसा या पीपल, जो मोहनजो की प्राचीन मोहरों पर प्रदर्शित है। दारों, और जिसके तहत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाली कैनन में दर्ज किया गया है। कई भारतीय प्रजातियां दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना से निकली हैं, जहां से भारत 100 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले अलग हुआ था। यूरेशिया के साथ भारत की टक्कर के बाद प्रजातियों का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान हुआ। हालांकि ज्वालामुखी और जलवायु परिवर्तन के कारण बाद में कई स्थानिक भारतीय प्रजातियां विलुप्त हो गई। फिर भी बाद में स्तनधारी हिमालय के किनारे से 2 प्राणी भौगोलिक दर्रों के माध्यम से एशिया से भारत में प्रवेश कर गए।
इससे भारत के स्तनधारियों में स्थानिकता में कमी आई, जो 12.6% है, जबकि सरीसृपों में 45.8% और उभयचरों में 55.8% है। स्थानिक जीवों में पश्चिमी घाट के कमजोर होड़ वाले पत्ते वाले बंदर और खतरे में पड़े बेडोंग टोड शामिल है। भारत में 172 IUCN नामित संकटग्रस्त पशु प्रजातियां या 2.9% लुप्तप्राय प्रजातियां है। इनमें लुप्तप्राय बंगाल टाइगर और गंगा नदी डॉल्फिन शामिल है। गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में घड़ियाल, मगरमच्छ शामिल है। महान भारतीय बस्टर्ड और भारतीय सफेद दुम वाला गिद्ध, जो डाइक्लोफेनाक उपचारित मवेशियों के मांस को निगलने के कारण लगभग विलुप्त हो गया है। इससे पहले कि इनका व्यापक रूप से कृषि के लिए उपयोग किया जाता था और मानव निपटान के लिए साफ किया जाता था, पंजाब के कांटेदार जंगल अंतराल पर खुले घास के मैदानों के साथ मिश्रित होते थे, जिन्हें एशियाई चीता द्वारा शिकार किए गए काले हिरणों के बड़े झुंड चरते थे। काला हिरण, जो अब पंजाब में मौजूद नहीं है, अब भारत में गंभीर रूप से खतरे में है और चीता विलुप्त हो गया है। हाल के दशकों के व्यापक और पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी मानव अतिक्रमण ने भारतीय वन्य जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया है। जवाब में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों की प्रणाली, जो पहली बार 1935 में स्थापित की गई थी, का काफी विस्तार किया गया। 1972 में भारत ने महत्वपूर्ण जंगल की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया गया था और 1988 में संशोधन जोड़े गए थे। भारत 500 से अधिक वन्यजीव अभयारण्यों और 18 बायोस्फीयर रिजर्व की मेजबानी करता है, जिनमें से 4 बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। रामसर कन्वेंशन के तहत 75 आर्द्र भूमियां पंजीकृत है। राजनीति और सरकार। राजनीति। भारत की राजनीति बहुदलीय प्रणाली वाला एक संसदीय गणतंत्र। भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और भारतीय जनता पार्टी भाजपा और 50 से अधिक क्षेत्रीय दल शामिल है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति में कांग्रेस को केंद्र माना जाता है और भाजपा को दक्षिणपंथी। 1950 के बीच की अधिकांश अवधि में, जब भारत पहली बार एक गणतंत्र बना, और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस के पास संसद में बहुमत था। हालांकि तब से इसने भाजपा के साथ साथ शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक मंच साझा किया है, जिन्होंने अक्सर केंद्र में बहुदलीय गठबंधन सरकारों के निर्माण के लिए मजबूर किया है। वीडेम डेमोक्रेसी सूचकांकों के अनुसार भारत 2023 में एशिया का 19वां सबसे अधिक चुनावी लोकतांत्रिक देश था। भारतीय गणराज्य के पहले 3 आम चुनावों 1951, 1957 और 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आसान जीत हासिल की। 1964 में नेहरू की मृत्यु पर लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने। 1966 में उनकी अप्रत्याशित मृत्यु के बाद उनकी जगह नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी आईं, जिन्होंने 1967 और 1971 में कांग्रेस को चुनावी जीत दिलाई। 1975 में घोषित आपातकाल की स्थिति से जनता के असंतोष के बाद कांग्रेस 1977 में सत्ता से बाहर हो गई। तत्कालीन नई जनता पार्टी, जिसने आपातकाल का विरोध किया था, को वोट दिया गया। उसकी सरकार केवल 2 साल से अधिक समय तक चली। इस अवधि के दौरान 2 प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। 1980 में सत्ता में वापस आने के बाद कांग्रेस ने 1984 में नेतृत्व में बदलाव देखा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उनके पुत्र राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने उस वर्ष के अंत में आम चुनावों में आसान जीत हासिल की। 1989 में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा, जब वाम मोर्चे के साथ गठबंधन में नवगठित जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने चुनाव जीता। वह सरकार भी अपेक्षाकृत अल्पकालिक साबित हुई, केवल 2 साल से कम समय तक चली। इस अवधि के दौरान 2 प्रधानमंत्री थे, VP सिंह और चंद्रशेखर। 1991 में फिर से चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनाने में सक्षम थी। 1996 के आम चुनाव के बाद राजनीतिक उथल-पुथल का 2 साल का दौर चला। कई अल्पकालिक गठबंधनों ने केंद्र में सत्ता साझा की। 1996 में भाजपा ने कुछ समय के लिए सरकार बनाई। इसके बाद 2 तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक चलने वाले संयुक्त मोर्चा गठबंधन बने, जो बाहरी समर्थन पर निर्भर थे। इस अवधि के दौरान 2 प्रधानमंत्री थे, HD देवेगौड़ा और IK गुजराल। 1998 में भाजपा ने एक सफल गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के रूप में करने में सक्षम था।
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बन गई। 2004 के भारतीय आम चुनावों में फिर से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और एक और सफल गठबंधन बनाया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। इसे भाजपा का विरोध करने वाले वामपंथी दलों और सांसदों का समर्थन प्राप्त था। यूपीए 2009 के आम चुनाव में बढ़ी हुई संख्या के साथ सत्ता में लौट आया और उसे अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों से बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रही। उस वर्ष 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह लगातार 5 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 2014 के आम चुनाव में भाजपा 1984 के बाद बहुमत हासिल करने वाली और अन्य पार्टियों के समर्थन के बिना शासन करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई। 2019 के आम चुनाव में भाजपा फिर से विजयी हुई। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 22 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई और 25 जुलाई 2022 को उन्होंने पद की शपथ ली। सरकार, भारत सरकार और भारत का संविधान। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला संघ है जो भारत के संविधान देश के सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज के तहत शासित होता है। यह एक संवैधानिक गणतंत्र है। भारत में संघवाद संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण को परिभाषित करता है। भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मूल रूप से भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। इस विशेषता को 1971 में एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में संशोधित किया गया था। भारत की सरकार का स्वरूप, जिसे परंपरागत रूप से एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों के साथ अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया जाता है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप तेजी से संघीय हो गया है। भारत सरकार में 3 शाखाएं शामिल हैं। कार्यकारी, भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन में बहुमत वाली पार्टी या राजनीतिक गठबंधन द्वारा समर्थित किया जाता है। भारत सरकार की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद शामिल है। कैबिनेट इसकी कार्यकारी समिति है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। विभाग संभालने वाले किसी भी मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। प्रधानमंत्री और उनकी परिषद सीधे संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। सिविल सेवक स्थायी कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं और कार्यपालिका के सभी निर्णय उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। विधानमंडल, भारत का विधानमंडल द्विसदनीय संसद है। वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली के तहत संचालित इसमें एक ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा, राज्यों की परिषद कहा जाता है, और एक निचला सदन जिसे लोकसभा, लोगों का सदन कहा जाता है, शामिल है। राज्यसभा 245 सदस्यों का एक स्थायी निकाय है जो अलग अलग 6 साल की अवधि के लिए सेवा प्रदान करते हैं। भारत 500 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्यों और 18 बायोस्फीयर रिजर्व की मेजबानी करता है, जिनमें से 4 बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क का हिस्सा है। रामसर कन्वेंशन के तहत 75 आर्द्र भूमियां पंजीकृत है। राजनीति और सरकार। राजनीति। भारत की राजनीति बहुदलीय प्रणाली वाला एक संसदीय गणतंत्र। भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और 50 से अधिक क्षेत्रीय दल शामिल है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति में कांग्रेस को केंद्र माना जाता है और भाजपा को दक्षिणपंथी। 1950 के बीच की अधिकांश अवधि में जब भारत पहली बार एक गणतंत्र बना और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस के पास संसद में बहुमत था। हालांकि तब से इसने भाजपा के साथ साथ शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों के साथ राजनीतिक मंच साझा किया है, जिन्होंने अक्सर केंद्र में बहुदलीय गठबंधन सरकारों के निर्माण के लिए मजबूर किया है। वीडेम डेमोक्रेसी सूचकांकों के अनुसार भारत 2023 में एशिया का 19वां सबसे अधिक चुनावी लोकतांत्रिक देश था। भारतीय गणराज्य के पहले 3 आम चुनावों 1951, 1957 और 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने आसान जीत हासिल की। 1964 में नेहरू की मृत्यु पर
लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने। 1966 में उनकी अप्रत्याशित मृत्यु के बाद उनकी जगह नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी आईं, जिन्होंने 1967 और 1971 में कांग्रेस को चुनावी जीत दिलाई। 1975 में घोषित आपातकाल की स्थिति से जनता के असंतोष के बाद कांग्रेस 1977 में सत्ता से बाहर हो गई। तत्कालीन नई जनता पार्टी, जिसने आपातकाल का विरोध किया था, को वोट दिया गया। उसकी सरकार केवल 2 साल से अधिक समय तक चली। इस अवधि के दौरान 2 प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। 1980 में सत्ता में वापस आने के बाद कांग्रेस ने 1984 में नेतृत्व में बदलाव देखा, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उनके पुत्र राजीव गांधी उनके उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने उस वर्ष के अंत में आम चुनावों में आसान जीत हासिल की। 1989 में कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा, जब वाम मोर्चे के साथ गठबंधन में नवगठित जनता दल के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन ने चुनाव जीता। वह सरकार भी अपेक्षाकृत अल्पकालिक साबित हुई, केवल 2 साल से कम समय तक चली। इस अवधि के दौरान 2 प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर। 1991 में फिर से चुनाव हुए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अल्पमत सरकार बनाने में सक्षम थी। 1996 के आम चुनाव के बाद राजनीतिक उथल-पुथल का 2 साल का दौर चला। कई अल्पकालिक गठबंधनों ने केंद्र में सत्ता साझा की। 1996 में भाजपा ने कुछ समय के लिए सरकार बनाई। इसके बाद 2 तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक चलने वाले संयुक्त मोर्चा गठबंधन बने, जो बाहरी समर्थन पर निर्भर थे। इस अवधि के दौरान 2 प्रधानमंत्री थे, एचडी देवेगौड़ा और आईके गुजराल। 1998 में भाजपा ने एक सफल गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के रूप में करने में सक्षम था। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार बन गई। 2004 के भारतीय आम चुनावों में फिर से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और एक और सफल गठबंधन बनाया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। इसे भाजपा का विरोध करने वाले वामपंथी दलों और सांसदों का समर्थन प्राप्त था। यूपीए 2009 के आम चुनाव में बढ़ी हुई संख्या के साथ सत्ता में लौट आया और उसे अब भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों से बाहरी समर्थन की आवश्यकता नहीं रही। उस वर्ष 1957 और 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह लगातार 5 साल के कार्यकाल के लिए दोबारा चुने जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। 2014 के आम चुनाव में भाजपा 1984 के बाद बहुमत हासिल करने वाली और अन्य पार्टियों के समर्थन के बिना शासन करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई। 2019 के आम चुनाव में भाजपा फिर से विजयी हुई। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 22 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई और 25 जुलाई 2022 को उन्होंने पद की शपथ ली। सरकार, भारत सरकार और भारत का संविधान। भारत एक संसदीय प्रणाली वाला संघ है, जो भारत के संविधान देश के सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज के तहत शासित होता है। यह एक संवैधानिक गणतंत्र है। भारत में संघवाद संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण को परिभाषित करता है। भारत का संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, मूल रूप से भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था। इस विशेषता को 1971 में एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में संशोधित किया गया था। भारत की सरकार का स्वरूप, जिसे परंपरागत रूप से एक मजबूत केंद्र और कमजोर राज्यों के साथ अर्धसंघीय के रूप में वर्णित किया जाता है, 1990 के दशक के उत्तरार्ध से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप तेजी से संघीय हो गया है। भारत सरकार में 3 शाखाएं शामिल हैं। कार्यकारी, भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और अधिकांश कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन में बहुमत वाली पार्टी या राजनीतिक गठबंधन द्वारा समर्थित किया जाता है। भारत सरकार की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद शामिल है। कैबिनेट इसकी कार्यकारी समिति है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। विभाग संभालने वाले किसी भी मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए।
भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के अधीन होती है। प्रधानमंत्री और उनकी परिषद सीधे संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी है। सिविल सेवक स्थायी कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं और कार्यपालिका के सभी निर्णय उनके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। विधानमंडल भारत का विधानमंडल द्विसदनीय संसद है। वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय प्रणाली के तहत संचालित इसमें एक ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा राज्यों की परिषद कहा जाता है और एक निचला सदन जिसे लोकसभा लोगों का सदन कहा जाता है शामिल है। राज्यसभा 245 सदस्यों का एक स्थायी निकाय है जो अलग अलग 6 साल की अवधि के लिए सेवा प्रदान करते हैं। अधिकांश को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विधायिकाओं द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या में उनके राज्य की हिस्सेदारी के अनुपात में संख्या में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से 2 को छोड़कर सभी सीधे लोकप्रिय वोट से चुने जाते हैं। वे 5 साल की अवधि के लिए एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियनों के लिए आरक्षित संसद की 2 सीटों को खत्म कर दिया गया है। न्यायपालिका भारत में 3 स्तरीय एकात्मक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय, 25 उच्च न्यायालय और बड़ी संख्या में ट्रायल कोर्ट शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों और राज्यों और केंद्र के बीच विवादों पर मूल क्षेत्राधिकार है और उच्च न्यायालयों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसके पास संघ या राज्य कानूनों को रद्द करने की शक्ति है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं और किसी भी सरकारी कार्रवाई को अमान्य कर सकते हैं जिसे यह असंवैधानिक मानता है। प्रशासनिक प्रभाग भारत के प्रशासनिक प्रभाग भारत एक संघीय संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। सभी राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली का पालन करते हुए निर्वाचित विधानसभाएं और सरकारें हैं। शेष 5 केंद्र शासित प्रदेशों पर नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासन किया जाता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। शहर, कस्बे, ब्लॉक, जिला और गांव स्तर पर 1.25 लाख से अधिक स्थानीय सरकारी निकाय है। भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों राज्य अमेरिका, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुदुचेरी। विदेशी, आर्थिक और सामरिक संबंध भारत और भारतीय सशस्त्र बलों के विदेशी संबंध 1950 के दशक में भारत ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशवाद से मुक्ति का पुरजोर समर्थन किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। पड़ोसी चीन के साथ शुरुआत में मधुर संबंधों के बाद भारत 1962 में चीन के साथ युद्ध में चला गया और व्यापक रूप से माना गया कि उसे अपमानित किया गया है। इसके बाद 1967 में एक और सैन्य संघर्ष हुआ जिसमें भारत ने चीनी हमले को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। 273 भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच 4 बार युद्ध हो चुका है। 1947, 1965, 1971 और 1999 में। इनमें से 3 युद्ध कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर लड़े गए, जबकि तीसरा 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत के समर्थन के बाद हुआ। 1980 के दशक के अंत में मेजबान देश के निमंत्रण पर भारतीय सेना ने 2 बार विदेश में हस्तक्षेप किया। 1987 और 1990 के बीच श्रीलंका में शांति स्थापना अभियान और मालदीव में 1988 के तख्तापलट के प्रयास को रोकने के लिए एक सशस्त्र हस्तक्षेप। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ सैन्य और आर्थिक संबंध बनाना शुरू किया। 1960 के दशक के अंत तक सोवियत संघ इसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था। रूस के साथ अपने चल रहे विशेष संबंधों के अलावा
भारत के इजराइल और फ्रांस के साथ व्यापक रक्षा संबंध है। हाल के वर्षों में इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और विश्व व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। राष्ट्र ने 4 महाद्वीपों में 35 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा देने के लिए 1 लाख सैन्य और पुलिस कर्मियों को प्रदान किया है। यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन G8+5 और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है। भारत के दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध है। यह पूर्व की ओर देखो नीति अपनाता है, जो आसियान देशों, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास करता है, जो कई मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन विशेष रूप से आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता है। 1964 में चीन के परमाणु परीक्षण, साथ ही 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के समर्थन में हस्तक्षेप करने की उसकी बार बार की धमकियों ने भारत को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए राजी कर लिया। भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किया और 1998 में अतिरिक्त भूमिगत परीक्षण किया। आलोचना और सैन्य प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने न तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और न ही परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, दोनों पर विचार करते हुए त्रुटिपूर्ण और भेदभावपूर्ण हो। भारत पहले प्रयोग न करने की परमाणु नीति पर कायम है और अपने न्यूनतम विश्वसनीय निवारण सिद्धांत के एक भाग के रूप में परमाणु त्रय क्षमता विकसित कर रहा है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कवच और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट विकसित कर रहा है। अन्य स्वदेशी सैन्य परियोजनाओं में विक्रांत श्रेणी के विमान वाहक और अरिहंत श्रेणी की परमाणु पनडुब्बियों का डिजाइन और कार्यान्वयन शामिल है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ अपना आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य सहयोग बढ़ाया है। 2008 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार थे और वह परमाणु अप्रसार संधि का पक्षकार नहीं था, फिर भी उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से छूट प्राप्त हुई, जिससे भारत की परमाणु प्रौद्योगिकी और वाणिज्य पर पहले से लगे प्रतिबंध समाप्त हो गए। परिणामस्वरूप भारत छठा वास्तविक परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया। बाद में भारत ने रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा से जुड़े सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत के राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। 1.45 मिलियन सक्रिय सैनिकों के साथ वे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाते हैं। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल है। 2011 के लिए आधिकारिक भारतीय रक्षा बजट 36.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर या सकल घरेलू उत्पाद का 1.83% था। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए रक्षा व्यय 70.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर आका गया था और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 9.8% की वृद्धि हुई। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2016 और 2020 के बीच कुल वैश्विक हथियार आयात में इसका हिस्सा 9.5% था। अधिकांश सैन्य व्यय पाकिस्तान के खिलाफ रक्षा और हिंद महासागर में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करने पर केंद्रित था। मई 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दक्षिण एशिया उपग्रह लॉन्च किया, जो भारत की ओर से अपने पड़ोसी सार्क देशों को एक उपहार था। अक्टूबर 2018 में भारत ने 4 S-400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर 400 रुपए बिलियन से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो रूस की सबसे उन्नत लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है। अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था नाममात्र 3.46 ट्रिलियन डॉलर की थी। बाजार विनिमय दर के हिसाब से यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और क्रय शक्ति समता PPP के हिसाब से यह लगभग 11.6 ट्रिलियन डॉलर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 2 दशकों में 5.8% की औसत वार्षिक GDP वृद्धि दर के साथ और 2011 से 2012 के दौरान 6.1% तक पहुंचने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि प्रति व्यक्ति नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में देश दुनिया में 139वें स्थान पर है और PPP पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 118वें स्थान पर है। 1991 तक सभी भारतीय सरकारें संरक्षणवादी नीतियों का पालन करती थी, जो समाजवादी अर्थशास्त्र से प्रभावित थी।
व्यापक राज्य हस्तक्षेप और विनियमन ने बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया से दूर कर दिया। 1991 में भुगतान संकट की भारी संतुलन अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए राष्ट्र के लिए मजबूर किया। तब से यह विदेशी व्यापार और प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह दोनों पर जोर देकर एक मुक्त बाजार प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ गया है। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य रहा है। 2017 तक 522 मिलियन श्रमिकों वाली भारतीय श्रम शक्ति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है। सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 55.6%, औद्योगिक क्षेत्र 26.3% और कृषि क्षेत्र 18.1% बनाता है। 2022 में भारत की 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्रेषण दुनिया में सबसे अधिक। इसकी अर्थव्यवस्था में विदेशों में काम करने वाले 32 मिलियन भारतीयों द्वारा योगदान दिया गया था। प्रमुख कृषि उत्पादों में चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, जूट, चाय, गन्ना और आलू शामिल है। प्रमुख उद्योगों में कपड़ा, दूरसंचार, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, इस्पात, परिवहन उपकरण, सीमेंट, खनन, पेट्रोलियम, मशीनरी और सॉफ्टवेयर शामिल है। 2006 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी व्यापार का हिस्सा 24% था, जो 1985 में 6% था। 2008 में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1.7% था। 2021 में भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा आयातक और 16वां सबसे बड़ा निर्यातक था। प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम उत्पाद, कपड़ा सामान, आभूषण, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग सामान, रसायन और निर्मित चमड़े के सामान शामिल है। प्रमुख आयातों में कच्चा तेल, मशीनरी, रत्न, उर्वरक और रसायन शामिल है। 2001 और 2011 के बीच कुल निर्यात में पेट्रोकेमिकल और इंजीनियरिंग सामानों का योगदान 14% से बढ़कर 42% हो गया। 2013 कैलेंडर वर्ष में चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक था। 2007 से पहले कई वर्षों तक 7.5% की औसत आर्थिक विकास दर के साथ 21वीं सदी के पहले दशक के दौरान भारत ने अपनी प्रति घंटा मजदूरी दरों को दोगुना से अधिक कर दिया है। 1985 से लगभग 431 मिलियन भारतीयों ने गरीबी छोड़ दी है। 2030 तक भारत के मध्यम वर्ग की संख्या लगभग 580 मिलियन होने का अनुमान है। हालांकि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में 68वें स्थान पर है। 2010 तक भारत वित्तीय बाजार परिष्कार में 17वें, बैंकिंग क्षेत्र में 24वें, व्यापार परिष्कार में 44वें स्थान पर है और नवप्रवर्तन में 39वें स्थान पर, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से आगे। 2009 तक दुनिया की शीर्ष 15 सूचना प्रौद्योगिकी आउटसोर्सिंग कंपनियों में से 7 भारत में स्थित होने के कारण देश को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरे सबसे अनुकूल आउटसोर्सिंग गंतव्य के रूप में देखा जाता है। 2023 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। 2023 तक भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा था। विकास से प्रेरित होकर भारत की प्रति व्यक्ति नाममात्र जीडीपी 1991 में 308 अमेरिकी डॉलर से लगातार बढ़ी। जब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ 2010 में 1380 अमेरिकी डॉलर और 2016 में अनुमानित 1730 अमेरिकी डॉलर हो गई। 2022 तक इसके बढ़कर 2466 अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है। हालांकि यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे अन्य एशियाई विकासशील देशों की तुलना में कम बना हुआ है और निकट भविष्य में भी ऐसा ही रहने की उम्मीद है। 2011 प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की रिपोर्ट के अनुसार क्रय शक्ति समानता पर भारत की जीडीपी 2045 तक संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल सकती है। अगले 4 दशकों के दौरान भारतीय जीडीपी 8% की वार्षिक औसत से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यह संभावित रूप से 2050 तक दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। रिपोर्ट प्रमुख विकास कारकों पर प्रकाश डालती है। एक युवा और तेजी से बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी, शिक्षा और इंजीनियरिंग कौशल के बढ़ते स्तर के कारण विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग द्वारा संचालित उपभोक्ता बाजार की निरंतर वृद्धि। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि भारत को अपनी आर्थिक क्षमता हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार, परिवहन बुनियादी ढांचे, कृषि और ग्रामीण विकास, श्रम नियमों को हटाने, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2017 के अनुसार, जो 160 उत्पादों और सेवाओं में 400 से अधिक व्यक्तिगत कीमतों की तुलना करके बनाई गई थी, सबसे सस्ते शहरों में से 4 भारत में थे। बेंगलोर तीसरे, मुंबई 5वें, चेन्नई 5वें,
और नई दिल्ली 8वें। इंडस्ट्रीज 1.2 अरब से अधिक ग्राहकों के साथ भारत का दूरसंचार उद्योग दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। यह भारत की जीडीपी में 6.5% का योगदान देता है। 2017 की तीसरी तिमाही के बाद भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग, जो दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है, ने 2009 से 2010 के दौरान घरेलू बिक्री में 26% की वृद्धि की और 2008 से 2009 के दौरान निर्यात में 36% की वृद्धि हुई। 2022 में जापान को पछाड़कर भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया। 2011 के अंत में भारतीय आईटी उद्योग ने 2.8 मिलियन पेशेवरों को रोजगार दिया। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के 7.5% के बराबर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व अर्जित किया और भारत के व्यापारिक निर्यात में 26% का योगदान दिया। भारत में फार्मास्यूटिकल उद्योग एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा। 2021 तक 3000 फार्मास्यूटिकल कंपनियों और 10,500 विनिर्माण इकाइयों के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उत्पादक, जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक और वैश्विक टीकों की मांग का 50 से 60% तक आपूर्ति करता है। ये सभी 24.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का योगदान करते हैं। निर्यात और भारत का स्थानीय फार्मास्यूटिकल बाजार 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अनुमान है। भारत दुनिया के शीर्ष 12 बायोटेक गंतव्यों में से एक है। 2012 से 2013 में भारतीय बायोटेक उद्योग में 15.1% की वृद्धि हुई, जिससे इसका राजस्व 204 रुपए 40 पैसे बिलियन भारतीय रुपए से बढ़कर 235 रुपए 24 पैसे बिलियन जून 2013 विनिमय दर पर 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ऊर्जा, भारत में ऊर्जा और भारत की ऊर्जा नीति। भारत की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता 300 गीगावाट है, जिसमें से 42 गीगावाट नवीकरणीय है। देश में कोयले का उपयोग भारत द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण है, लेकिन इसकी नवीकरणीय ऊर्जा दृढ़ता से प्रतिस्पर्धा कर रही है। भारत वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 7% उत्सर्जित करता है। यह प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 2.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जो विश्व औसत का आधा है। बिजली की पहुंच बढ़ाना और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस से स्वच्छ खाना पकाना भारत में ऊर्जा के लिए प्राथमिकताएं रही है। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, हाल के दशकों के दौरान आर्थिक विकास के बावजूद भारत को सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2006 में भारत में विश्व बैंक की प्रतिदिन 1.25 अमेरिकी डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। अनुपात 1981 में 60% से घटकर 2005 में 42% हो गया। विश्व बैंक की बाद में संशोधित गरीबी रेखा के तहत 2011 में यह 21% था। भारत के 30.7% बच्चे कम उम्र के हैं, 5 में से कम वजन वाले हैं। 2015 में खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 15% आबादी अल्पपोषित है। मध्याह्न भोजन योजना इन दरों को कम करने का प्रयास करती है। 2018 वॉक फ्री फाउंडेशन की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 8 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी के विभिन्न रूपों में रह रहे थे, जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, मानव तस्करी और जबरन भीख मांगना। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे, जो 2001 में 12.6 मिलियन से 2.6 मिलियन कम है। 1991 के बाद से भारत के राज्यों के बीच आर्थिक असमानता लगातार बढ़ी है। 2007 में सबसे अमीर राज्यों का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सबसे गरीब राज्यों का 3.2 गुना था। माना जाता है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हो गया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार भारत 2018 में 100 में से 41 अंक के साथ 180 देशों में से 78वें स्थान पर था, जो 2014 में 85वें से सुधार है। महामारी और महामारी संबंधी बीमारियां लंबे समय से एक प्रमुख कारक रही है, जिनमें कोविड-19 और हैजा भी शामिल है। जनसांख्यिकी, भाषाएं और धर्म। 2011 की अनंतिम जनगणना रिपोर्ट में 210, 193, 422 निवासियों की सूचना के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश था। 2001 से 2011 तक इसकी जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई, 365, जबकि पिछले दशक 1991 से 2001 में 21.54% की वृद्धि हुई थी।
2011 की जनगणना के अनुसार मानव लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। 2020 तक औसत आयु 28.7 थी। 1951 में आयोजित उपनिवेशवाद के बाद की पहली जनगणना में 361 मिलियन लोगों की गिनती हुई। पिछले 50 वर्षों में हुई चिकित्सा प्रगति के साथ साथ हरित क्रांति के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। भारत में जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है। महिलाओं के लिए 71.5 वर्ष, पुरुषों के लिए 68.7 वर्ष। प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 93 चिकित्सक हैं। भारत के हालिया इतिहास में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन एक महत्वपूर्ण गतिशीलता रही है। 1991 और 2001 के बीच शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या में 31.2% की वृद्धि हुई। फिर भी 2001 में 70% से अधिक लोग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना में 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया। समग्र जनसंख्या वृद्धि दर की धीमी गति 1991 के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास दर में तेज गिरावट के कारण थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 मिलियन से अधिक शहरी समूह हैं। उनमें से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में है। 2011 में साक्षरता दर 74.04% थी, महिलाओं में 65.46% और पुरुषों में 82.14%। ग्रामीण शहरी साक्षरता अंतर, जो 2001 में 21.2% अंक था, 2011 में गिरकर 16.1% अंक हो गया। ग्रामीण साक्षरता दर में सुधार शहरी क्षेत्रों की तुलना में दोगुना है। केरल 93.91% साक्षरता के साथ सबसे अधिक साक्षर राज्य है, जबकि बिहार 63.82% के साथ सबसे कम है। भारतीय भाषाओं के बोलने वालों में 74% इंडो-आर्यन भाषाएं बोलते हैं, जो इंडो यूरोपीय भाषाओं की सबसे पूर्वी शाखा है। 24% द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं, जो दक्षिण एशिया की मूल निवासी है और इंडो-आर्यन भाषाओं के प्रसार से पहले व्यापक रूप से बोली जाती थी, और 2% ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषाएं या चीन तिब्बती भाषाएं बोलते हैं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बोलने वालों की सबसे बड़ी संख्या के साथ हिंदी सरकार की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी का उपयोग व्यवसाय और प्रशासन में बड़े पैमाने पर किया जाता है और इसे सहायक आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह शिक्षा में महत्वपूर्ण है, विशेषकर उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक या अधिक आधिकारिक भाषाएं हैं और संविधान विशेष रूप से 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक अनुयायियों वाला धर्म हिंदू धर्म जनसंख्या का 79.80% था। उसके बाद इस्लाम 14.23% था। शेष ईसाई धर्म 2.30%, सिख धर्म 1.72%, बौद्ध धर्म 0.70%, जैन धर्म 0.36% और अन्य 0.9% थे। भारत में तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, एक गैर मुस्लिम बहुसंख्यक देश के लिए सबसे बड़ी। संस्कृति। भारत की संस्कृति। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास 4500 वर्षों से भी अधिक पुराना है। 380 वैदिक काल, लगभग 1700 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व के दौरान हिंदू दर्शन, पौराणिक कथाओं, धर्मशास्त्र और साहित्य की नींव रखी गई थी और कई मान्यताएं और प्रथाएं जो आज भी मौजूद है, जैसे धर्म, कर्म, योग और मोक्ष की स्थापना की गई। भारत अपनी धार्मिक विविधता के लिए उल्लेखनीय है। देश के प्रमुख धर्मों में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म और जैन धर्म शामिल है। प्रमुख धर्म हिंदू धर्म को विभिन्न ऐतिहासिक विचारधाराओं द्वारा आकार दिया गया है, जिनमें उपनिषद, योग सूत्र, भक्ति आंदोलन और बौद्ध दर्शन शामिल है। दृश्य कला। भारतीय कला। भारत में कला की एक बहुत प्राचीन परंपरा है, जिसने यूरेशिया के बाकी हिस्सों के साथ कई प्रभावों का आदान प्रदान किया है, खासकर पहली सहस्राब्दी में, जब बौद्ध कला भारतीय धर्मों के साथ मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गई थी। बाद में हिंदू कला भी काफी प्रभावित हुई थी। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता की हजारों मोहरें पाई गई हैं, जिन पर आमतौर पर जानवरों की नक्काशी की गई है, लेकिन कुछ पर मानव आकृतियां भी हैं। 1928 से 29 में मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में खोदी गई पशुपति मोहर सबसे प्रसिद्ध है। इसके बाद एक लंबी अवधि होती है
जिसमें वस्तुतः कुछ भी नहीं बचता है। उसके बाद बची हुई लगभग सभी प्राचीन भारतीय कलाएं टिकाऊ सामग्रियों या सिक्कों में धार्मिक मूर्तिकला के विभिन्न रूपों में है। संभवतः मूल रूप से कहीं अधिक लकड़ी थी जो खो गई है। उत्तर भारत में मौर्य कला पहला शाही आंदोलन है। पहली सहस्राब्दी ईस्वी में बौद्ध कला भारतीय धर्मों के साथ मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गई। आखिरी सहस्राब्दी भी हिंदू कला से काफी प्रभावित हुई। निम्नलिखित शताब्दियों में मानव आकृति को गढ़ने की एक विशिष्ट भारतीय शैली विकसित हुई, जिसमें प्राचीन ग्रीक मूर्तिकला की तुलना में सटीक शरीर रचना को चित्रित करने में कम रुचि थी, लेकिन प्राण, सांस या जीवन शक्ति को व्यक्त करने वाले सुचारू रूप से बहने वाले रूप दिखाए गए थे। यह अक्सर आकृतियों को कई भुजाएं या सिर देने या आकृतियों के बाईं और दाईं ओर विभिन्न लिंगों का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता से जटिल होता है, जैसा कि शिव और पार्वती के अर्धनारीश्वर रूप के साथ होता है। अधिकांश प्रारंभिक बड़ी मूर्तियां बौद्ध हैं, या तो सांची, सारनाथ और अमरावती जैसे बौद्ध स्तूपों से खोदी गई है, या अजंता, कार्ला और एलोरा जैसे स्थलों पर चट्टानों को काटकर बनाई गई है। हिंदू और जैन स्थल बाद में दिखाई देते हैं। धार्मिक परंपराओं के इस जटिल मिश्रण के बावजूद आमतौर पर किसी भी समय और स्थान पर प्रचलित कलात्मक शैली को प्रमुख धार्मिक समूहों द्वारा साझा किया गया है और मूर्तिकारों ने आमतौर पर सभी समुदायों की सेवा की है। गुप्त कला अपने चरम पर 300 ई.सी. 500 ईपू को अक्सर एक शास्त्रीय काल माना जाता है, जिसका प्रभाव उसके बाद कई शताब्दियों तक बना रहा। इसने एलिफेंटा गुफाओं की तरह हिंदू मूर्तिकला का एक नया प्रभुत्व देखा। उत्तर भर में यह सी के बाद काफी कठोर और फार्मूलाबद्ध हो गया। 800 ईपू हालांकि मूर्तियों के चारों ओर बारीकी से नक्काशी की गई है, लेकिन दक्षिण में पल्लव और चोल राजवंशों के तहत पत्थर और कांस्य दोनों में मूर्तिकला ने महान उपलब्धियों का निरंतर दौर जारी रखा। नटराज के रूप में शिव की बड़ी कांस्य प्रतिमाएं भारत का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन गई है। प्राचीन चित्रकला केवल कुछ ही स्थलों पर बची है, जिनमें से अजंता की गुफाओं में दरबारी जीवन के भीड़भाड़ वाले दृश्य अब तक सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से अत्यधिक विकसित था और इसका उल्लेख गुप्त काल में एक दरबारी उपलब्धि के रूप में किया गया है। पूर्वी भारत में लगभग 10वीं शताब्दी के बाद से धार्मिक ग्रंथों की चित्रित पांडुलिपियां जीवित हैं, जिनमें से अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध और बाद में जैन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी शैली का प्रयोग बड़े चित्रों में किया जाता था। फारसी व्युत्पन्न डेक्कन पेंटिंग, जो मुगल लघुचित्र से ठीक पहले शुरू हुई थी, उनके बीच धर्मनिरपेक्ष पेंटिंग का पहला बड़ा हिस्सा मिलता है, जिसमें चित्रों और राजसी सुखों और युद्धों की रिकॉर्डिंग पर जोर दिया गया है। यह शैली हिंदू दरबारों में फैल गई, विशेष रूप से राजपूतों के बीच, और विभिन्न प्रकार की शैलियां विकसित हुई, जिनमें छोटी अदालतें अक्सर सबसे नवीन थी, जिनमें निहाल चंद और नैनसुख जैसे लोग शामिल थे। जैसे जैसे यूरोपीय निवासियों के बीच एक बाजार विकसित हुआ, इसकी आपूर्ति काफी पश्चिमी प्रभाव वाले भारतीय कलाकारों द्वारा कंपनी पेंटिंग द्वारा की गई। 19वीं शताब्दी में कागज पर बनाई गई देवताओं और रोजमर्रा की जिंदगी की सस्ती कालीघाट पेंटिंग कलकत्ता की शहरी लोक कला थी, जिसने बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को देखा, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित कला महाविद्यालयों को दर्शाता था। आधुनिक भारतीय चित्रकला में पहला आंदोलन ताजमहल, इंडो इस्लामिक मुगल वास्तुकला के अन्य कार्य और दक्षिण भारतीय वास्तुकला सहित अधिकांश भारतीय वास्तुकला प्राचीन स्थानीय परंपराओं को आयातित शैलियों के साथ मिश्रित करती है। स्थानीय भाषा की वास्तुकला भी अपने स्वाद में क्षेत्रीय है। वास्तुशास्त्र शाब्दिक रूप से निर्माण का विज्ञान या वास्तुकला, और इसका श्रेय मामुनी माया को दिया जाता है। यह पता लगाता है कि प्रकृति के नियम मानव आवासों को कैसे प्रभावित करते हैं। 418 यह कथित ब्रह्मांडीय निर्माणों को प्रतिबिंबित करने के लिए सटीक ज्यामिति और दिशात्मक संरेखण को नियोजित करता है, जैसा कि हिंदू मंदिर वास्तुकला में लागू होता है। यह शिल्प शास्त्रों से प्रभावित है, जो मूलभूत ग्रंथों की एक श्रृंखला है, जिसका मूल पौराणिक रूप वास्तुपुरुष मंडल है, एक वर्ग जो पूर्ण का प्रतीक है। आगरा में 1631 और 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश से अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया ताजमहल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत में मुस्लिम कला का गहना और सार्वभौमिक रूप से एक के रूप में वर्णित किया गया है। विश्व की विरासत की उत्कृष्ट कृतियों की प्रशंसा की। 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों द्वारा विकसित इंडोसार्सेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित था। साहित्य भारतीय साहित्य भारत में सबसे पहला साहित्य, जो 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईस्वी के बीच रचा गया था, संस्कृत भाषा में था।
संस्कृत साहित्य के प्रमुख कार्यों में ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व लगभग 1200 ईसा पूर्व, महाकाव्य महाभारत लगभग 400 ईसा पूर्व लगभग 400 ईसा पूर्व और रामायण लगभग 300 ईसा पूर्व और बाद में शामिल है। अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला की पहचान और कालिदास के अन्य नाटक लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी और महाकाव्य काव्य। तमिल साहित्य में संगम साहित्य लगभग 600 ईसा पूर्व लगभग 300 ईसा पूर्व, जिसमें 473 कवियों द्वारा रचित 2381 कविताएं शामिल है। सबसे प्रारंभिक कृति है। 14वीं से 18वीं शताब्दी तक कबीर, तुलसीदास और गुरु नानक जैसे भक्ति कवियों के उद्भव के कारण भारत की साहित्यिक परंपराएं भारी बदलाव के दौर से गुजरी। इस अवधि को विचार और अभिव्यक्ति के विविध और व्यापक स्पेक्ट्रम की विशेषता थी। परिणामस्वरूप मध्यकालीन भारतीय साहित्यिक रचनाएं शास्त्रीय परंपराओं से काफी भिन्न थी। 19वीं शताब्दी में भारतीय लेखकों ने सामाजिक प्रश्नों और मनोवैज्ञानिक विवरणों में नई रुचि ली। 20वीं सदी में भारतीय साहित्य बंगाली कवि, लेखक और दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर के कार्यों से प्रभावित था, जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। प्रदर्शन कला और मीडिया। भारत का संगीत, भारत में नृत्य, भारत का सिनेमा और भारत में टेलीविजन। भारतीय संगीत विभिन्न परंपराओं और क्षेत्रीय शैलियों में फैला हुआ है। शास्त्रीय संगीत में 2 शैलियां और उनकी विभिन्न लोक शाखाएं शामिल है, उत्तरी हिंदुस्तानी और दक्षिणी कर्नाटक स्कूल। क्षेत्रीयकृत लोकप्रिय रूपों में फिल्मी और लोक संगीत शामिल है। बावनों की समन्वयात्मक परंपरा बाद का एक प्रसिद्ध रूप है। भारतीय नृत्य में विविध लोक और शास्त्रीय रूप भी शामिल है। बेहतर प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से हैं पंजाब का भांगड़ा, असम का बिहू, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का झुमेर और छाऊ, गुजरात का गरबा और डांडिया, राजस्थान का घूमर और महाराष्ट्र का लावणी। 8 नृत्य रूपों, जिनमें से कई कथात्मक रूपों और पौराणिक तत्वों के साथ हैं, को भारत की राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ये हैं तमिलनाडु राज्य का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का कथक, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुरी, ओडिशा का ओडिसी और असम का सत्रिया। भारत में रंगमंच संगीत, नृत्य और तात्कालिक या लिखित संवाद का मिश्रण है। अक्सर हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित, लेकिन मध्ययुगीन रोमांस या सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं से उधार लेते हुए भारतीय रंगमंच में शामिल है। गुजरात की भवाई, पश्चिम बंगाल की जात्रा, उत्तर भारत की नौटंकी और रामलीला, महाराष्ट्र का तमाशा, बुराकथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु का तेरुकुट्टू और कर्नाटक का यक्षगान। भारत में एक थिएटर प्रशिक्षण संस्थान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) है, जो नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सिनेमा बनाता है। स्थापित क्षेत्रीय सिनेमाई परंपराएं असमिया, बंगाली, भोजपुरी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु भाषाओं में मौजूद है। हिंदी भाषा फिल्म उद्योग बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस राजस्व का 43% प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसके बाद दक्षिण भारतीय तेलुगु और तमिल फिल्म उद्योग है, जो संयुक्त रूप से 36% का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण 1959 में संचार के एक सरकारी माध्यम के रूप में शुरू हुआ और 2 दशकों से अधिक समय तक धीरे धीरे विस्तारित हुआ। टेलीविजन प्रसारण पर राज्य का एकाधिकार 1990 के दशक में समाप्त हो गया। तब से सैटेलाइट चैनलों ने भारतीय समाज की लोकप्रिय संस्कृति को तेजी से आकार दिया है। आज टेलीविजन भारत में सबसे प्रभावशाली मीडिया है। उद्योग के अनुमान बताते हैं कि 2012 तक 554 मिलियन से अधिक टीवी उपभोक्ता है, जिनमें से 462 मिलियन के पास सैटेलाइट या केबल कनेक्शन है, जबकि अन्य प्रकार के मास मीडिया जैसे प्रेस 350 मिलियन, रेडियो 156 मिलियन या इंटरनेट 37 मिलियन की तुलना में। समाज। पारंपरिक भारतीय समाज को कभी कभी सामाजिक पदानुक्रम द्वारा परिभाषित किया जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था अधिकांश सामाजिक स्तरीकरण और भारतीय उपमहाद्वीप पर पाए जाने वाले कई सामाजिक प्रतिबंधों का प्रतीक है। सामाजिक वर्गों को हजारों अंतर्विवाही वंशानुगत समूहों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिन्हें अक्सर जाति या जाति कहा जाता है। भारत ने 1950 में संविधान को अपनाने के साथ अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और तब से अन्य भेदभाव विरोधी कानून और सामाजिक कल्याण पहल लागू की है। भारतीय परंपरा में पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण है और बहुपीढ़ी पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार भारत में आदर्श रहे हैं, हालांकि शहरी क्षेत्रों में एकल परिवार आम होते जा रहे हैं।
अधिकांश भारतीय अपनी सहमति से अपने विवाह अपने माता पिता या परिवार के अन्य बुजुर्गों द्वारा तय करते हैं। विवाह को जीवन भर के लिए माना जाता है और तलाक की दर बेहद कम है। 1000 विवाह में से एक से भी कम का अंत तलाक में होता है। बाल विवाह आम बात है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। कई महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, जो उनकी कानूनी विवाह योग्य उम्र है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और हाल ही में कन्या भ्रूण हत्या ने विषम लिंग अनुपात पैदा कर दिया है। 2014 में समाप्त होने वाली 50 साल की अवधि में देश में लापता महिलाओं की संख्या 15 मिलियन से 4 गुना बढ़कर 63 मिलियन हो गई, जो इसी अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेज है और भारत की महिला मतदाताओं का 20% है। भारत सरकार के एक अध्ययन के अनुसार अतिरिक्त 21 मिलियन लड़कियां अवांछित हैं और उन्हें पर्याप्त देखभाल नहीं मिलती है। लिंगचयनात्मक भ्रूण हत्या पर सरकारी प्रतिबंध के बावजूद यह प्रथा भारत में आम बनी हुई है, जो पितृसत्तात्मक समाज में लड़कों को प्राथमिकता देने का परिणाम है। दहेज का भुगतान यद्यपि अवैध है, फिर भी सभी वर्गों में व्यापक रूप से फैला हुआ है। दहेज विरोधी सख्त कानूनों के बावजूद दहेज के कारण होने वाली मौतें, ज्यादातर दुल्हन को जलाने के कारण होने वाली मौतें बढ़ रही है। कई भारतीय त्योहारों का मूल धार्मिक है। सबसे प्रसिद्ध में दिवाली, गणेश चतुर्थी, थाई पोंगल, होली, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, बकरीद, क्रिसमस और वैसाखी शामिल है। शिक्षा। भारत में शिक्षा, भारत में साक्षरता और भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा का इतिहास। 2011 की जनगणना में लगभग 73% आबादी साक्षर थी, जिसमें 81% पुरुष और 65% महिलाएं थी। इसकी तुलना 1981 से की जाती है, जब संबंधित दरें 41%, 53% और 29% थी। 1951 में दरें 18%, 27% और 9% थी। 1921 में दरें 7%, 12% और 2% थी। 1891 में वे 5%, 9% और 1% थे। लतिका चौधरी के अनुसार 1911 में प्रत्येक 10 गांवों के लिए 3 प्राथमिक विद्यालय थे। सांख्यिकीय रूप से अधिक जाति और धार्मिक विविधता ने निजी खर्च को कम कर दिया। प्राथमिक विद्यालयों ने साक्षरता सिखाई, इसलिए स्थानीय विविधता ने इसके विकास को सीमित कर दिया। भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। भारत में 900 से अधिक विश्वविद्यालय, 40,000 कॉलेज और 15 लाख स्कूल है। भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में ऐतिहासिक रूप से वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के तहत महत्वपूर्ण संख्या में सीटें आरक्षित हैं। हाल के दशकों में भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली को अक्सर इसके आर्थिक विकास में मुख्य योगदानकर्ताओं में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। कपड़े। प्राचीन काल से लेकर आधुनिकता के आगमन तक भारत में सबसे अधिक पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक ही पहनी जाती थी। महिलाओं के लिए इसने साड़ी का रूप ले लिया, जो कई गज लंबा कपड़े का एक टुकड़ा था। साड़ी पारंपरिक रूप से निचले शरीर और कंधे के चारों ओर लपेटी जाती थी। अपने आधुनिक रूप में इसे अंडरस्कर्ट या भारतीय पेटीकोट के साथ जोड़ा जाता है और अधिक सुरक्षित बंधन के लिए कमर बैंड में बांधा जाता है। इसे आम तौर पर भारतीय ब्लाउज या चोली के साथ भी पहना जाता है, जो प्राथमिक ऊपरी शरीर के परिधान के रूप में काम करता है। साड़ी का अंत कंधे के ऊपर से गुजरते हुए मध्य भाग को ढकने और ऊपरी शरीर की आकृति को स्पष्ट करने का काम करता है। पुरुषों के लिए एक समान लेकिन छोटी लंबाई का कपड़ा, धोती, निचले शरीर के परिधान के रूप में काम करता है। पहले दिल्ली सल्तनत लगभग 1300 ई द्वारा मुस्लिम शासन स्थापित होने और फिर मुगल साम्राज्य लगभग 1525 ई द्वारा जारी रहने के बाद सिले हुए कपड़ों का उपयोग व्यापक हो गया। इस समय के दौरान पेश किए गए और अभी भी आम तौर पर पहने जाने वाले परिधानों में शामिल है शलवार और पायजामा, पतलून की दोनों शैली और ट्यूनिक्स, कुर्ता और कमीज। दक्षिणी भारत में पारंपरिक लिपटे परिधानों का लंबे समय तक निरंतर उपयोग देखा गया। शलवारें आमतौर पर कमर पर चौड़ी होती है, लेकिन कवदार तली तक संकीर्ण होती है। उन्हें एक डोरी से बांधा जाता है, जिससे वे कमर के चारों ओर चुन्नटदार हो जाते हैं। पैंट चौड़े और ढीले ढाले हो सकते हैं, या उन्हें पूर्वाग्रह के आधार पर काफी संकीर्ण रूप से काटा जा सकता है। इस स्थिति में उन्हें चूड़ीदार कहा जाता है। जब वे आमतौर पर कमर पर चौड़े होते हैं और उनके निचले हिस्से में घेरा होता है लेकिन कफ नहीं होता, तो उन्हें पजामा कहा जाता है। कमीज एक लंबी शर्ट या अंगरखा है। इसके साइड सीम कमर रेखा के नीचे खुले रहते हैं। कुर्ता परंपरागत रूप से कॉलर रहित होता है और कपास या रेशम से बना होता है। इसे सादा या कढ़ाईदार सजावट के साथ पहना जाता है, जैसे चिकन
और आम तौर पर पहनने वाले के घुटनों के ठीक ऊपर या नीचे गिरता है। पिछले 50 सालों में भारत में फैशन में काफी बदलाव आया है। शहरी उत्तरी भारत में साड़ी अब रोजमर्रा पहनने का परिधान नहीं रह गई है, हालांकि वे औपचारिक अवसरों पर लोकप्रिय रहती है। पारंपरिक शलवार कमीज शायद ही कभी युवा शहरी महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जो चूड़ीदार या जीन्स पसंद करती है। सफेदपोश कार्यालय सेटिंग में सर्वव्यापी एयर कंडीशनिंग पुरुषों को साल भर स्पोर्ट्स जैकेट पहनने की अनुमति देती है। शादियों और औपचारिक अवसरों के लिए मध्यम और उच्च वर्ग के पुरुष अक्सर पैंट के साथ बंदला या छोटी नेहरू जैकेट पहनते हैं, जबकि दूल्हा और उसके साथी शेरवानी और चूड़ीदार पहनते हैं। धोती, जो कभी हिंदू पुरुषों का सार्वभौमिक परिधान था, जिसे पहनने से गांधी जी ने लाखों लोगों में भारतीय राष्ट्रवाद को लाने की अनुमति दी थी, शहरों में शायद ही कभी देखा जाता है। भोजन। भारतीय व्यंजन। एक विशिष्ट भारतीय भोजन का आधार सादा तरीके से पकाया जाने वाला अनाज है और इसके साथ स्वादिष्ट व्यंजन भी शामिल होते हैं। पका हुआ अनाज उबले हुए चावल हो सकते हैं, चपाती, गेहूं के आटे से बनी एक पतली अखमीरी रोटी या कभी कभी कॉर्नमील, और तवे पर पकाई गई सूखी रोटी, इडली, एक भाप से पकाया हुआ नाश्ता, केक या डोसा, एक ग्रिल्ड पैनकेक, दोनों को खमीरीकृत किया जाता है और चावल और चने के घोल से बनाया जाता है। स्वादिष्ट व्यंजनों में आमतौर पर अदरक और लहसुन के साथ मसालेदार दालें और सब्जियां शामिल हो सकती हैं, लेकिन मसालों के संयोजन के साथ भी, जिसमें धनिया, जीरा, हल्दी, दालचीनी, इलायची और अन्य शामिल हो सकते हैं, जैसा कि पाक परंपराओं द्वारा सूचित किया गया है। उनमें मुर्गी पालन, मछली या मांस के व्यंजन भी शामिल हो सकते हैं। कुछ मामलों में खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सामग्री मिश्रित हो सकती है। खाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थाली या थाली में आमतौर पर पके हुए अनाज के लिए एक केंद्रीय स्थान आरक्षित होता है और स्वादिष्ट संगत के लिए परिधीय स्थान आरक्षित होता है, जिसे अक्सर छोटे कटोरे में परोसा जाता है। अनाज और उसके साथ के खाद्य पदार्थों को टुकड़ों में खाने के बजाय एक साथ खाया जाता है। इसे मिश्रित करके पूरा किया जाता है, उदाहरण के लिए चावल और दाल को या मोड़कर, लपेटकर, छानकर या डुबाकर, जैसे कि चपाती और पकी हुई सब्जियां या दाल। भारत में विशिष्ट शाकाहारी व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक इसके अनुयायियों के भौगोलिक और सांस्कृतिक इतिहास की विशेषता है। भारतीय इतिहास के आरंभ में कई धार्मिक संप्रदायों, विशेष रूप से उपनिषद हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अहिंसा की उपस्थिति या जीवन के सभी रूपों के प्रति हिंसा से बचने के बारे में माना जाता है कि इसने एक बड़े वर्ग के बीच शाकाहार की प्रबलता में योगदान दिया है। भारत की हिंदू आबादी, विशेष रूप से दक्षिणी भारत, गुजरात, उत्तर मध्य भारत के हिंदी भाषी बेल्ट में, साथ ही जैनियों के बीच भी। हालांकि भारत में मांस व्यापक रूप से खाया जाता है, लेकिन समग्र आहार में मांस की आनुपातिक खपत कम है। चीन के विपरीत, जिसने अपने आर्थिक विकास के वर्षों में प्रति व्यक्ति मांस की खपत में काफी वृद्धि की है, भारत में मजबूत आहार परंपराओं ने मांस के बजाय डेयरी को पशु प्रोटीन खपत का पसंदीदा रूप बनने में योगदान दिया है। पिछली सहस्राब्दी के दौरान भारत में खाना पकाने की तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण आयात मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ। पिलाव जैसे व्यंजन अब्बासिद खलीफा में विकसित हुए और दही में मांस को मैरिनेट करने जैसी खाना पकाने की तकनीकें उत्तरी भारत के क्षेत्रों से लेकर इसके उत्तर पश्चिम तक फैल गई। भारत में फारस के साधारण दही के अचार में प्याज, लहसुन, बादाम और मसाले मिलाए जाने लगे। चावल को आंशिक रूप से पकाया गया था और भुने हुए मांस के साथ बारी बारी से परत चढ़ाया गया था। बर्तन को कसकर बंद कर दिया गया था और एक अन्य फारसी खाना पकाने की तकनीक के अनुसार धीमी गति से पकाया गया था, जिससे कि आज भारतीय बिरयानी बन गई है। कई लोगों में उत्सव के भोजन की एक विशेषता भारत के हिस्से। दुनिया भर में भारतीय रेस्तरां में परोसे जाने वाले भोजन में पंजाबी व्यंजनों के प्रभुत्व के कारण भारतीय भोजन की विविधता आंशिक रूप से छिप गई है। तंदूर ओवन में पकाए जाने वाले तंदूरी चिकन की लोकप्रियता, जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से ग्रामीण पंजाब और दिल्ली क्षेत्र में रोटी पकाने के लिए किया जाता था, विशेष रूप से मुसलमानों के बीच, लेकिन जो मूल रूप से मध्य एशिया से है, 1950 के दशक से है, और इसका कारण था 1947 में भारत के विभाजन के कारण विस्थापित हुए पंजाब के लोगों के बीच उद्यमशीलता की प्रतिक्रिया का बड़ा हिस्सा। खेल और मनोरंजन। भारत में खेल। कई पारंपरिक स्वदेशी खेल जैसे कि कबड्डी, खो खो, पहलवानी और गिल्ली डंडा और कलारीपयट्टू और मर्म आदि जैसे मार्शल आर्ट भी लोकप्रिय बने हुए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि शतरंज की उत्पत्ति चतुरंग के रूप में भारत में हुई थी। हाल के वर्षों में भारतीय ग्रैंडमास्टर्स की संख्या में वृद्धि हुई है,
विश्वनाथन आनंद 2007 में शतरंज विश्व चैंपियन बने और 2013 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 2000 और 2002 में शतरंज विश्व कप भी जीता। 2023 में आर प्रज्ञानंद टूर्नामेंट में उपविजेता रहे। पारचेसी एक अन्य पारंपरिक भारतीय शगल पचीसी से लिया गया है, जो शुरुआती आधुनिक समय में मुगल सम्राट अकबर महान द्वारा एक विशाल संगमरमर के दरबार में खेला जाता था। भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। प्रमुख घरेलू लीगों में इंडियन प्रीमियर लीग शामिल है। अन्य खेलों में पेशेवर लीग में इंडियन सुपर लीग, फुटबॉल और प्रो कबड्डी लीग शामिल है। भारत ने 2 क्रिकेट विश्व कप जीते हैं, 1983 संस्करण और 2011 संस्करण, साथ ही 2007 में पहला T20 विश्व कप चैंपियन भी बना। भारत ने 2 बार 2002 और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। क्रिकेट की विश्व चैंपियनशिप का एकमात्र संस्करण भारत ने 1985 में जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के पास 8 फील्ड हॉकी स्वर्ण पदक भी हैं। 2010 के दशक की शुरुआत में भारतीय डेविस कप टीम और अन्य टेनिस खिलाड़ियों द्वारा प्राप्त बेहतर परिणामों ने टेनिस को देश में तेजी से लोकप्रिय बना दिया है। भारत की शूटिंग खेलों में तुलनात्मक रूप से मजबूत उपस्थिति है और उसने ओलंपिक, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। अन्य खेल जिनमें भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, उनमें बैडमिंटन 500, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दुनिया की शीर्ष क्रम की महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में से 2 हैं। मुक्केबाजी और कुश्ती शामिल है। फुटबॉल पश्चिम बंगाल, गोवा, तमिलनाडु, केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में लोकप्रिय है। भारत पारंपरिक रूप से दक्षिण एशियाई खेलों में प्रमुख देश रहा है। इस प्रभुत्व का एक उदाहरण बास्केटबॉल प्रतियोगिता है, जहां भारतीय टीम ने अब तक 5 में से 4 टूर्नामेंट जीते हैं। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी या सहमेजबानी की है। 1951 और 1982 एशियाई खेल, 1987, 1996, 2011 और 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट और 2031 में इसकी मेजबानी भी निर्धारित है। 1978, 1997 और 2013 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट और 2025 में इसकी मेजबानी भी निर्धारित है। 1987, 1985 और 2016 दक्षिण एशियाई खेल, 1990 से 91 पुरुष एशिया कप, 2002 शतरंज विश्व कप, 2003 अफ्रीकी एशियाई खेल, 2006 आईसीसी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी और 2029 में इसकी मेजबानी भी निर्धारित है। 2006 महिला एशिया कप, 2009 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, 2010 हॉकी विश्व कप, 2010 राष्ट्रमंडल खेल, 2016 आईसीसी पुरुष क्रिकेट T20 विश्व कप और 2026 में इसकी मेजबानी भी निर्धारित है। 2016 आईसीसी महिला क्रिकेट T20 विश्व कप और 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप। भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में महाराष्ट्र ओपन, मुंबई मैराथन, दिल्ली हाफ मैराथन और इंडियन मास्टर्स शामिल है। पहला फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रां प्री 2011 के अंत में प्रदर्शित हुआ था, लेकिन 2014 के बाद से इसे F1 सीजन कैलेंडर से बंद कर दिया गया है।